कार्यक्रम है उसका शंखनाद भारतीय आदर्श योग संस्थान की तरफ से किया जा रहा है और इसमें रोग मुक्त भारत बनाने का विकल्प हम लोग ने ढूंढ लिया है। जन जन जैसे आप पौधा लगाते हैं वैसे ही आप लोगों को शिक्षित करके योग में ऐसे पौधे तैयार कर दीजिए कि मोहल्ला, गांव, शहर सभी जो है स्वस्थ रहे। और ये 55 स्कूलों तक जाना चाहते हैं इन 74 दिनों में, ताकि इसको बढ़ाते हुए जितने भी लखनऊ के प्रमुख स्कूल हैं, विद्यालय हैं, वहाँ पहुँचा जाए। क्योंकि जो बीज है, जो बच्चा है, उसके अंदर ये अवधारणा ठीक से बैठ जाए। अगर वो बैठ जाती है तो अच्छा वृक्ष तैयार होगा जो पौधों को छाया देगा। शरीर एक विधाता की दी हुई मशीन है और किसी भी मशीन को न चलाने से वो खराब हो जाती है। योग एक ऐसी विधा है जो शरीर के हर अंगों को चला करके उसको सही रूप में लाने की कोशिश करती है, जिससे रोग व्याधि से हम बचे रहते हैं और दवा दारू से हम बचेंगे। कम से कम भारत जैसे देश के लिए योग एक अति महत्वपूर्ण विषय है और इसको यदि हर व्यक्ति अपना ले तो देश में मेरे ख्याल से 60% से ज़्यादा रोगों की कमी तत्काल तो हो ही जाएगी। इसलिए बच्चा हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, चाहे जिस अवस्था का आदमी हो, उसे योग हर दिन करना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए, ताकि उसके अंग चलते रहें और इस विधा के कारण वह स्वस्थ बना रहे। जीवन में स्वस्थ रहना पहली प्राथमिकता है। जब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, मजबूत नहीं रहेंगे, तो हम किसी की मदद कैसे कर सकते हैं? ये तो कपोल कल्पना है। अगर हम अपनी मदद भी करना चाहें तो शरीर के स्वस्थ होने के उपरांत ही संभव है। इसलिए हे बंधुओं, मेरा विशेष आग्रह है कि आप सभी तन्मयता से, तन से, मन से दृढ़ होकर के और योग का साधन करें। अगली कड़ी में हमारे राधे श्याम दीक्षित जी माल्यार्पण से जो है हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। पतंजलि से आए हैं और इनको पुष्प देकर हम लोग स्वागत करते हैं, श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। अगली कड़ी में राजकुमार जी स्वागत करें हमारे राधे श्याम दीक्षित जी का अंग वस्त्र से। और बहुत जरूरी है, राधे श्याम जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप जो है इनकी आवाज़ ही बहुत ही माँ सरस्वती का वास है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जिस तरह से व्याख्यान देते हैं और जिस तरह से डॉक्टरों को और तमाम सांस्कृतिक मंच को परोसते हैं, वो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। जय घोष ये पूरी तरह से समर्पित है देश के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। योग का कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे। तो ये ध्यान में आप लोग आ जाइए, सीधे ध्यान मुद्रा और महाप्राणायाम करेंगे। आप लोग भी बैठ जाइए। महाप्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे शरीर को पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से हमारे रक्त को शोधन करता है, हमारे स्नायु तंत्र को बिल्कुल अच्छा बनाता है और उसी तरह हमारी तंत्रिका तंत्र को पूरी तरह से क्रियान्वित करता है, उद्दलित करता है, जागृत करता है। तो महाप्राणायाम क्या है? दोनों हथेलियां घुटने पे रखिए और जो है अपनी आंखें बंद कर लीजिए और गहरी सांस लीजिए और उसके बाद उसको 10 गिनती तक यानी 10 सेकंड तक उसको रोक लीजिए और उसके बाद छोड़िए सांस को। देखिए आपको एहसास होगा कि आप कितनी बड़ी ऊर्जा का संचरण कर रहे हैं। ऊर्जा जो है हमारे शरीर में इतनी है कि हम उसको संभाल नहीं सकते हैं, लेकिन उसका हम जो है क्षय कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर यही ऊर्जा आपने इस्तेमाल कर ली तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत बड़ी प्रेरणादायक है ये महाप्राणायाम, जो स्नायु तंत्र के लिए हमारे लिए बहुत ही लाजवाब है। स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम आपका फेल्योर होगा तो आप सारी चीज़ों को अपने नहीं बचा पाएंगे, चाहे वो किडनी हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, तमाम ऐसी बीमारियां घेर लेंगी। जो एक को ठीक करेंगे दूसरा पैदा हो जाएगा।
तो इससे अच्छा है कि ये कुंभक क्रिया करिए, महाप्राणायाम करिए और फिर देखिए इसका लाभ कितना मिलता है। अगर ध्यान आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, आज के युवक जो है बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना चाहते हैं, लेकिन वो मेडिटेशन सीधे ना करें, बल्कि अपने को पहले प्राणायाम से तैयार करें, अपने को लवरेज करें एनर्जी से, और उसके बाद जो है मेडिटेशन करें तो इसका लाभ मिलेगा। इसी तरह हम चाहेंगे कि आप इसको कम से कम 20 सांसें रोज लिया करें इस तरह से, तो आप देखेंगे पाएंगे कि आप बहुत ही बढ़िया ढंग से अपने को एनर्जी के किस तरह से आपके शरीर में आती है ये पूरी तरह से आपको पता चल जाएगा। इंस्टेंट एनर्जी आपको अगर मिलना है तो ऑक्सीजन से ही मिलना है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। छोड़ दीजिए और गहरी सांस लेते हुए 3 बार इसको बिल्कुल आराम से छोड़ दीजिए धीरे से। अब हम करेंगे एक ऐसा क्रिया जो आपका पर्वत आसन, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपकी वेन, आपकी नसें अगर संचालित ठीक से नहीं हो रही हैं तो बहुत सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो आपको आज पर्वत आसन करना है। पर्वत आसन में आप नमस्ते मुद्रा में आ जाइए और फिर दूसरा सर के ऊपर रखिए, तीसरा सीधे हाथ को ऊपर खींचते हुए सांस भरते हुए और आंखों को बंद कर लीजिए। अगर आप ये सांस भी 10 गिनती तक रोक पा रहे हैं तो आपकी नसें, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी ऊर्जा बरकरार रहेगी, आपके अंगों का नवीनीकरण शुरू हो जाता है। ये पर्वत आसन ऐसा वैसा आसन नहीं है, वास्तव में दृढ़ता तो प्रदान करता ही है, एकाग्रता को लाता है और हमें और श्रेष्ठ बनाता है। इसलिए फिर से उसको नीचे करिए अपने सर पर और फिर आहनत चक्र पर अपने हृदय के पास नमस्ते मुद्रा में आ जाइए और फिर हाथों को खोल लिया। तो इसको गिनती से कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। बहुत ही सुंदर। ये पर्वत आसन अगर 5 बार आप रोज करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। गुरुजी हमारे हैं, जानते हैं कि ये आपके मांसपेशियों का संचरण और रक्त का शोधन अगर कोई कर सकता है तो प्राणायाम और ये आसन जो आपने अभी किया ये पर्वत आसन है। तो अब जो है हम करेंगे सीधे सीधे भस्त्रिका प्राणायाम, जो संपूर्ण रोगनाशक है, संपूर्ण रोगनाशक है। तो इसको हमें कैसे करना है? पहला, अपने जांघों पे हाथ को रखिए और 10 बार गहरी सांस लेके छोड़िए। 1 2, बहुत बढ़िया, 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसा कि नाम ही पर्याप्त है, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका यानी संपूर्ण रोगों का नाश करना। आपके शरीर में अगर रोग आएंगे तो वो एक मंदिर का स्वरूप ले लेंगे, रोगों का मंदिर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये भस्त्रिका कर लिया तो ये रोगों के फाटक को बंद कर देता है। अब 20 बार जरा करके जरा जल्दी जल्दी दिखाइए। 1 2 3, इस तरह से 20 बार देखिए ये लोग कर रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं और ये पूरी तरह से संरक्षित करता है हमारे लंग्स को, हमारे हृदय को, हमारे उसको मजबूती प्रदान करता है। उसी प्रकार से तीसरा, जरा जल्दी जल्दी 30 बार करिए। कैसे? हाँ, आज तो वायु संचरण लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या है ना। कुंभक और रेचक पूरक लेने के फार्मूले को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा ये फार्मूला कैसे है और कैसे हम उद्दलित होते हैं।
तो आज जो है कुछ प्रश्न भी आएंगे आपके पास और बताएंगे कि किस तरह से वो होता है। ये भस्त्रिका अपना लीजिए और अपने रोगों के फाटक को बंद कर दीजिए। ये ऐसा क्रिया है। अब हम जो है करेंगे कुछ आसन जो प्राणायाम की श्रेणी में है और वो है कपालभाति। पहले 3 बार गहरी सांस ले लीजिए। बहुत ही सुंदर। 3 बार गहरी सांस और उसके बाद कपालभाति करेंगे। कपालभाति के लिए आपको सामान्य होना बहुत जरूरी है। कोई भी आसन प्राणायाम करने से पहले 3 सांसें लेना जरूरी है। तो हम 2 मिनट का करेंगे कपालभाति, है ना। 2 मिनट का कपालभाति करेंगे और 2 मिनट में आपको बढ़िया तरीके से ध्यान लगाना है और सांसों को छोड़ना है। सांसों को इस प्रकार से छोड़ना है कि पेट की सांस एक बार में निकल जाए बाहर, यानी नाक से जैसे आप साफ करते हैं उस तरह से अपने सांसों को गतिशीलता बनाइए। मध्यम गति के साथ सांसों को छोड़िए। आपकी सांसें अगर ये छूटेंगी तो आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी और आपकी जठराग्नि अगर प्रदीप्त रहेगी तो अग्नि तत्व आपके शरीर में विराजमान रहेगा और इस अग्नि तत्व के माध्यम से हम जो है पूर्ण रूप से आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। पेट के समस्त रोगों को ध्वस्त कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी रोग हो। और आप तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये अपनी पेट के संबंधित अगर रोगों को खत्म करना है, ध्वस्त करना है, तो ये कपालभाति करना बहुत जरूरी है। टॉक्सिन्स को निकालने का बहुत ही इसका श्रेय है। अगर जहरीले तत्व निकलेंगे तभी हम जो है स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इसका विकल्प है। सांसों को अगर 30 बार आप डेली छोड़ रहे हैं तो आपकी टॉक्सिन्स निकल जाएगी। लेकिन अगर 5 मिनट कर रहे हैं तो आपके गतिशीलता, आपके चेहरे पे लालिमा और आपका रक्त का शोधन निश्चित रूप से हो जाएगा। हीमोग्लोबिन इसमें एकदम ऑटोमेटिक सही हो जाता है कपालभाति करने से। इसलिए ये जो है ज़रूरी है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो कितना करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। बहुत से बीपी हाई वाले पेशेंट बहुत तेज करने लगते हैं, जिसके कारण वो हाई बीपी का और जो है पेशेंट बन जाता है। इसको मध्यम गति से ही करना है, तेज गति से नहीं करना है। तो ये बहुत ही अच्छा है। और आचार्य जी देखिए हमारे बिल्कुल धीमी गति के माध्यम से इसको खींच के सांसों को छोड़ रहे हैं और ये उनका नाभि तंत्रिका ऊपर की ओर उठ रहा है। इसका मतलब वो बिल्कुल सटीक कर रहे हैं। आपका शोल्डर नहीं हिलना चाहिए, आपका शरीर नहीं हिलना चाहिए, केवल नाक से सांस को छोड़ना है और नाक से ही आपको सांस अंदर अपने प्रवेश कर लेगा। ऑटोमेटिक इसमें सांस प्रवेश कर लेता है। छोड़ दीजिए। आपका 2 मिनट से ऊपर हो गया और हमने 2 मिनट कहा था, लेकिन इसमें कई चीज़ें बतानी है, समझानी है, दिखानी है। तो अब हम चाहेंगे इसके बाद आप लोग अपने को बॉडी को कवर्ड करेंगे। कैसे? कमरबद्ध करेंगे। दो हाथ को पीछे करके दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और कमरबद्ध करना बहुत ज़रूरी है। अगर जिनको साइटिका है, जिनको कमर में दर्द है, पहले दाहिने और फिर बाएं अपने पैरों को, दोनों घुटनों को लगाइए और उसके विपरीत दिशा में देखिए। बहुत ही अच्छा ये है। और ये अगर आप करते हैं रोज तो आपके कमर में दर्द नहीं होगा, आपकी पीड़ा खत्म होगी। आज पूरे देश में रोग के अनुसार योग हो रहा है। आप सभी योग नहीं कर सकते हैं, अपने रोग के अनुसार योग कर सकते हैं। अगर हम रोगी हैं तो हमको अपने रोग के अनुसार योग करना है। तो प्राणायाम में अगली श्रेणी में हम करेंगे बहुत ही अच्छा योग, और ये 15 बार रोज कर लेंगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा। छोड़ दीजिए और सीधे बैठ जाइए और तितली आसन में आ जाइए। तितली आसन एक ऐसा आसन है जो आपके आसनों में बैठने में सहायक क्रिया है।
एक सूक्ष्म क्रिया है और हम चाहते हैं सूक्ष्म क्रिया के बारे में हमारे आचार्य जी यहाँ आए और बताएं। इनको भी बहुत अच्छी नॉलेज है और सबसे बड़ी बात है कि किसी के सानिध्य में ही करिए। सूक्ष्म क्रिया के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। गिर जाए। थैंक यू, धन्यवाद। जो हमें शुरुआत प्रारंभ जो करना चाहिए योग की, वो सूक्ष्म क्रिया से ही की जाती है, क्योंकि जब बॉडी में रिजिडिटी होती है, बॉडी में शरीर में रिजिडिटी होती है, उसको फ्लेक्सिबल करने के लिए हम सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं शरीर की। ये 48 टाइप की होती हैं, सर से लेकर और पैर तक जो है 48 होती हैं। इसकी शुरुआत जो है धीरेन्द्र चौधरी 1970 में जो सबसे पहले शुरुआत किए थे, सोवियत यूनिवर्सिटी ऑफ योगा है, और उसमें जो आर्मी वाले थे सबसे पहले उनको सिखाया गया था, क्योंकि इसमें जो रिजिडिटी आ जाती है ऑर्गन्स में, जैसे इसमें क्या है, हम जैसे सूर्य नमस्कार है या जैसे सघन व्यायाम है, उसमें पूरी बॉडी चलती है, परंतु सूक्ष्म क्रियाओं में हमारा एक एक अंग चलता है। जैसे अगर हम गर्दन की करें तो केवल गर्दन चलेगा, शोल्डर की करेंगे तो केवल शोल्डर, कलाई की करेंगे तो केवल कलाई चलेगी, है ना। इसी तरह से अगर आर्म की करेंगे तो केवल आर्म चलेगी, भुजा चलेगी। इस तरह घुटने, अगर घुटनों की करेंगे तो केवल घुटने चलेंगे। इस तरह से इसमें पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए, और जितनी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी उतना ही बीमारियों से हम दूर रहेंगे। क्योंकि जब हम कार्डियक एक्सरसाइज करते हैं या सघन एक्सरसाइज करते हैं, सघन या व्यायाम करते हैं, तो उसमें हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है, जिससे हमारी जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी में हमारे लंग की तरफ चलते हैं, फेफड़ों की तरफ चलते हैं, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें तैयार होता है, और वो फिर जो टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते हैं। लेकिन इसमें आपके कार्डियक जो बीट है, जो हार्ट बीट है, वो नहीं बढ़ती। इसमें जो है हम आराम से करते हैं एक एक अंग को सुधारने के लिए। यदि कहीं जॉइंट पेन है तो जॉइंट पेन के लिए, यदि हम गर्दन में पेन है तो गर्दन के लिए, घुटने में पेन है तो घुटने के लिए, इस तरह से इसको किया जाता है। और इसमें बहुत सूक्ष्म करना क्या चाहिए कि जब हम कोई भी सूक्ष्म क्रिया करें तो सांस की रिद्म, श्वास की रिद्म जरूर होनी चाहिए। अगर श्वास की रिद्म नहीं होगी तो आपकी बॉडी में, जिसलिए जो पर्पज़ हमारा उद्देश्य है फ्लेक्सिबल करने का, और बॉडी में, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने के लिए, तो वो नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए हम जैसे सारी की सारी जितनी भी सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं, वो सारी की सारी लॉन्ग ब्रीदिंग करते समय लंबी सांस लेंगे और लंबी सांस छोड़ेंगे, और हमारी सूक्ष्म क्रियाएं चलती रहेंगी। इस प्रकार हमारी, जैसे अगर कहीं दर्द है, दर्द का मतलब वहाँ इन्फ्लेमेशन हो गया है, यानी कि सूजन आ गई है, तो सूजन अगर ठीक करनी है तो हमें वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना होगा। अब ऑक्सीजन की मात्रा कैसे बढ़ेगी? जब आप सूक्ष्म क्रिया करते समय अपने लंबे सांस को खींचे रखेंगे और लंबे सांस को छोड़ेंगे, लंबा सांस खींचेंगे, लंबे सांस छोड़ेंगे, लंबा, क्योंकि लंबा सांस छोड़ने से ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में आ जाती है, और लंग जो ब्लड है वो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर पाते हैं, यानी कि जो ब्लड है हमारा है वही पूरी सर से लेके हील तक ऑक्सीजन को कैरी ऑन करता है, पूरी बॉडी में ले जाता है। तो अगर हम उसको लंबा सांस लेते हैं तो लंबा सांस लेने से पूरा ब्लड हमारा प्योर हो जाएगा, और इम्प्योरिटी, जब हम योगा के बाद जाते हैं, यूरिन जाते हैं, तो सारी इम्प्योरिटी निकल जाती हैं। पसीना आता है, क्योंकि हम जब खाते हैं, खाने का सिर्फ एक ही स्रोत है आपका, माउथ, लेकिन निकालने के करोड़ों हैं इस शरीर में, सर से लेके हील तक करोड़ों छिद्र हैं निकालने के लिए। तो प्रकृति ने कहा है कि कम खाइए, कम खाइए, लेकिन कम खाइए मतलब कि अगर आप टॉक्सिन्स को निकालना चाहते हैं, इस बॉडी को प्योर रखना चाहते हैं, तो यहाँ से खाते हैं, निकालते हैं करोड़ों छिद्र से, पसीने से, यूरिन से, आप टॉयलेट से, तब हम निकालते हैं, तब आपकी बॉडी शुद्ध हो पाती, क्योंकि हम जो भी खाते हैं शुद्ध नहीं है।
तो हम खाते समय भी ध्यान रखें अपने खाने का कि हम क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं। नौली क्रिया देखिए, नौली क्रिया का मतलब है पूरे पेट की सफाई, और जिसने नौली क्रिया कर ली वो समझिए अमृतपान कर रहा है। पहले हम है ना, कंधों के साइज जितना गैप कंधों में है उतना ही गैप पैरों में होना चाहिए, है ना। उसके बाद हम पूरा सांस बाहर निकाल देंगे, पहले अग्निसार करेंगे। अग्निसार में आते जो पानी पेट है वो लेयर टू लेयर चलता है, लेयर टू लेयर चलेगा आते पूरी एकदम। उसको सांस अब छोड़ेंगे, सांस पूरा भरेंगे और फिर छोड़ देंगे। बहुत तालियां, बहुत ही बेहतरीन। ये है नौली क्रिया। पेट अगर अतिरिक्त चर्बी नहीं रखेगा तो डायबिटीज क्या कोई भी बॉडी ऑफ पार्ट खराब नहीं हो सकता है। अग्निसार, इसके बाद हम नौली जो करते हैं, नौली विभिन्न तरीके से होती है। अब वो नौली अब दिखाते हैं, उसमें भी क्रिया यही है, सांस छोड़ देंगे। गोल घुमाना, बहुत ही सुंदर। एक तरफ से पेट को ऐसे उल्टी दिशा में ले जाना और फिर गोल घुमाना। ये नौली क्रिया करने से जब तक आप, और ये करीब करीब जब तक पेट की चर्बी नहीं हटेगी तब तक होगा भी नहीं, और जो चर्बी अगर हट गई तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तरीका जो स्वामी रामदेव जी बताते हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही सर भी लग रहा अभ्यास कर रहे हैं। जो है पैरों की हील को जोड़ लेंगे, हील को जो है मोड़ लेंगे और फिर हाथ अब की बार घुटने पे नहीं, यहाँ पे होना चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही चमत्कार। शरीर ऐसा विज्ञान है जो सीख ले आदमी तो कभी भी डॉक्टर की जरूरत ना पड़े, और अगर पड़े तो खाली आपातकालीन के लिए पड़े और किसी के लिए ना पड़े। इसको बैठ के भी किया जा सकता है। अगर ये हम करते रहे आपके पेट के रोग बिल्कुल नहीं रहेंगे, कभी कब्ज नहीं होगी, कभी भी आपको घंटों आधे घंटे हाँ। बैठ जाते हैं टॉयलेट, वो सब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया। पानी पीने के बाद करना चाहिए, पानी एक गिलास पिएंगे और उसके बाद करना चाहिए। हाँ, बैठ के हो जाएगा, बैठ के आप लोग देख कर सकते हैं। जिनके घुटनों में दिक्कत है तो वो बैठ के ही करेंगे, और क्रिया वही है। पूरा सांस को बाहर निकालना, बाहर छोड़ेंगे और धीमी गति से पेट को पहले ढीला करते हुए और घुटनों का हाथ ऐसे आगे ऊपर खींचना। ये बहुत ही बढ़िया, अद्भुत है। तालियां। ये अग्निसार। इसका अगला क्रम जो नौली है, नौली भी ऐसी तरह होता है। अग्निसार में और नौली में अंतर ये है कि हम जो अपनी कलाई को रखते हैं घुटनों पर, एक साथ प्रेशर देते हैं, एक साथ प्रेशर देते हैं। आपकी जो पेट की आंतें उठ जाती हैं, सांस पूरा बाहर रहेगा और कलाई आपकी घुटनों पर रहेगी, और एक साथ प्रेशर देंगे। और अब नौली करेंगे तो नौली में 1 by 1 प्रेशर देते हैं। हाँ, 1 by 1। तो आपका जो हाँ, यस देखेंगे, ये गोल राउंड अप करना है, और जब तक आप राउंड को महसूस नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो राउंड, संतोष जी ट्राई करिए। बहुत ही हट जाएगा भाई, हट जाएगा। सांस को निकाल कर जोरदार तालियां आपके लिए। जितनी भी तारीफ की जाए कम। सांस खींचा, पूरा निकाल दिया, पूरा खाली एकदम नाभि अंदर खाली। अब बहुत ही बढ़िया। संजय भाई देख रहे हैं ना। भाई साहब तो बहुत ध्यान से देख रहे हैं। तो बैठ के भी करेंगे चाहे खड़े हुए करेंगे। ठीक है। तो
बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का, साधुवाद। अब हम करेंगे अगली कड़ी में, बुलाएंगे हमारे बीच में 2 लोग ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छा, कहते हैं लोग घरेलू में रह के हम कुछ सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि घर के काम से कभी खाली ही नहीं होते हैं। तो आज 2 ऐसी महिलाएं जो चक्रासन करके आपको दिखाएंगी। चक्रासन, ये देखिए चक्रासन, फैटी लीवर, पेट की अगर टमी को आप खत्म करना चाहते हैं तो ये चक्रासन आप बड़े आराम से सहज रूप में कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है और ये आपके केवल उसका नहीं, ऊर्जा का भी केंद्र बिंदु है। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं या कोई मोटा आदमी है, जैसे आप सोच रही होंगी हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे आयंगर जी ने कहा है कि आप एक गड्ढा को फोल्ड करके गोल बनाइए और घर में बांध लीजिए और उस पर लेट जाइए, आपका चक्रासन हो जाएगा। और मोटे से मोटा आदमी जो है चक्रासन कर सकता है और फिर उसके बाद देखिए उसका कमाल कि उसका फैट कम होने लगेगा। बहुत ही बढ़िया है, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम चाहते हैं वहीं पे आप लोग एक और आसन दिखा दीजिए, हल आसन। हल आसन बहुत ही अच्छा, हाँ बिल्कुल आप भी करिए। और ये हल आसन देखिए, हल आसन से क्या लाभ है, हार्ट को कितना लाभदायक पहुंचा सकता है। और हल आसन से पूरी तरह से अनिल जोड़ा भयभीत हो गए हमारे कि भैया, है ना? हाँ ठीक, अब हाँ ठीक है, ठीक। बहुत ही बढ़िया ये हल आसन। मधु पांडे यहाँ नहीं है, वो भी चक्रासन कर लेती हैं और वो तो एकदम बिल्कुल खड़े खड़े नीचे, बहुत ही बढ़िया अपने को। और ये देखिए बहुत ही अच्छा, थोड़ा सा सहायता आप लोग कर दीजिए शोभना जी अगर कोई दिक्कत है तो। और इस तरह से ये वापस आ जाइए और सर्वांगासन, इसी में अपने पैरों को उठा लिया और सीधे। ये सब ऐसे आसन हैं कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, इतने फायदेमंद हैं कि अगर इसको हम रोज करें तो हमें कोई रोग नहीं होगा। हम जो है आपके विपरीत करण में जब इसका ब्लड सर्कुलेशन होता है तो ये समझ लीजिए आपके लिए बहुत लाभप्रद है। ये आसन छोटे आसन नहीं है, बल्कि ये आसन से अनेकों लाभ है, एक नहीं अनेकों लाभ है। दीक्षित जी तो कई बार जो है रेडियो उसमें जो है घोष पे, जय घोष पे उन्होंने बताया कि हार्ट के विभाग के कौन से आसन हैं, आपके शरीर के स्नायु तंत्र के लिए कौन से आसन हैं। आजकल सौंदर्यीकरण के लिए आसन चल गया है, तो ये सौंदर्यीकरण का आसन है। सब सुंदर तो ऐसे ही बन जाएंगे जब रक्त शोधन हो जाएगा, है ना? तो रक्त को शोधन करिए, पेट की गंदगी को साफ करिए और उसके बाद देखिए आप बीमार नहीं होंगे। ये वाह भैया, कहाँ फैट रहेगा? जितना भी रसगुल्ला खाइए, भटूरे खाइए, कुछ भी खाइए, लेकिन फैट नहीं रहेगा। अगर ये सब आसन आप कर पा रहे हैं तो ये समझिए कि बहुत ही अचंभित करने वाले आसन है। तालियां जोरदार, जितनी भी तारीफ की जाए कम आपका। और इस बार अवार्ड भी इनको मिला है भारतीय आदर्श योग संस्थान की तरफ से और आगे भी मिलता रहेगा। बहुत ही अच्छा। सभी को नमस्कार। वैसे आचार्य जी ने भी और आपने भी, आप सबने ये कहा कि हमें बीमार नहीं होना है। तो पहली बात, क्या मनुष्य का जन्म बीमारी के लिए हुआ है? मनुष्य क्या बीमारी के लिए जन्मा है? सृष्टि ने, प्रभु ने हमारा जो शरीर का निर्माण किया उसमें कोई भी अंग बीमार होने के लिए नहीं है। एक है डॉक्टर एन के शर्मा जो प्राकृतिक चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इस पर प्रयोग किया और प्रयोग ये किया कि क्या हमारे परिवार में कोई बीमार ना हो, ऐसा हो सकता है। और वो प्रयोग उन्होंने करके ये सिद्ध कर दिया कि अगर हम न चाहें तो कोई और सृष्टि में, धरती पर कोई है ही नहीं जो बीमार करना हमको चाहे। सबसे बड़ा गुनहगार कौन? ये बीमारी पाली किसने? इस बीमारी को पाला किसने? इसका पोषण कौन करता है और इसके परिणाम कौन भुगतता है? जिम्मेदार कौन है? पहल कौन करेगा? सुधरने का लाभ किसको मिलेगा? और ज्ञानी कौन है? सारी जानकारी आपको है और आपको क्या करना है ये भी पता है और क्या नहीं करना है ये भी पता है।
अभी डॉक्टर कृष्णदत्त मिश्र जी कह रहे थे कि आप खूब रसगुल्ले खाइए। नहीं, हमारे ये डॉक्टर साहब ने जब से मना किया है कि मिठाई सही नहीं है अपने हेल्थ के लिए, तो हम लोग कम करते हैं। देखिए, जितनी चीज़ें सही नहीं है वो सब स्वाद आपको आकर्षित करता है, सब खींचता है। जितनी चीज़ें ज़्यादा पकाते हैं आप, वो सब आपके लिए हानिकारक है। दूसरा है डॉक्टर खादर वली, जो दुनिया के अलग अलग देशों में काम करने के बाद 20-30 वर्षों से वो शोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी धरती पर जितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, अगर वो उनके नियमों का अनुपालन कर लें तो बीमारी क्या होती है यह उनकी अगली पीढ़ी जानना भूल जाएगी। और जो डॉक्टर एन के शर्मा, उनकी 3 पीढ़ियाँ, उन्होंने पति पत्नी दोनों आज 80 वर्ष के आसपास हैं, उनके कोई रोग नहीं होता, उनके बच्चे, उनको कोई रोग नहीं होता, उनके नाती पोते, उनको भी कोई रोग नहीं होता। उन्होंने कहा हमारे बच्चे नहीं जानते बीमारी क्या होती है, हमारे परिवार नहीं जानता कि टैबलेट क्या होती है, और हम नहीं पहचानते कि, और हमें डर भी नहीं होता, और हम सब उनका ये कहना है, लेकिन हम सब डरे रहते हैं। लेकिन जब खाते हैं तब डर नहीं आता, खाते समय डर नहीं आता। कि कोई कहता है यार केक बड़ा अच्छा है, कोई कहता है रसगुल्ला बड़ा अच्छा है, अरे एक और लीजिए ना। मतलब आपको जो एक और परोस रहा है आप समझते हैं बड़ा हितैषी है। आप हमारे भारतीय परंपरा में जब पंगत में बैठते हैं तो खाने का मन खुद होता है, लेकिन खुद नहीं कहते, कह रहे गुरुजी को एक और दीजिए ना। तो गुरुजी को एक मिलेगा तो एक हमको भी डाली देंगे। तो यानी हम जितने लोग खिलाने के शौकीन हैं वो स्वस्थ अच्छा खाएं। अच्छा क्या खाएं? फल खाएं, मेवा खाएं। अगर आप पका के कम खाएं, कच्चा ज़्यादा खाएं तो आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। दूसरा है अगर मोटे अनाज खाएं, क्योंकि उसमें फाइबर ज़्यादा है। फाइबर आपके शरीर में ज़्यादा होगा तो कब्ज का नामो निशान मिट जाएगा। हमारे देश में और दुनिया में सबसे ज़्यादा शिकार लोग जिस बीमारी के हैं वो है कब्ज। और कब्ज जिसको हो गया उसने स्वतः बाकी को मित्र बना लिया, सारी बीमारियां उसकी मित्र बन जाएंगी। तो अगर आपने शत्रु को मित्र बनाया तो आपका क्या होगा? वही होगा जो हो रहा है। तो जितने शत्रु हैं उनको आपने मित्र बना लिया। आप कहते हैं भगवान मेरा जो है, मैंने कुछ गलत कर्म किए होंगे तो भगवान हमारा गड़बड़ करना चाह रहा है। लेकिन भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, आप फल की चिंता मत करो, वो तो हम देते ही हैं, तुम कर्म करो। हमने कर्म क्या खाया कि रात में गए थे पार्टी में, थाली भरी थी, काहे से एक रसगुल्ला डाला था, थोड़ी सी उसमें आजकल वो रशियन सलाद बोलते हैं वो भी डाला था, उसमें क्रीम बहुत होती, उसमें पूड़ी भी खाई थी, उसमें छोले भी डाले थे, उसमें पनीर भी खाया था, और साथ में हमने चावल भी फ्राई किया हुआ जीरा चावल वो भी खाया था। उसके बाद बहुत सारी रेसिपी छूट गई थी, तो उसको खाने के बाद हमने थोड़े क्या कहते हैं गाजर का हलवा भी निपटाया, फिर कहा आइसक्रीम तो रही गई, तो अंत में आइसक्रीम भी खा ली। तो आप जानते सब आयुर्वेद को हैं, लेकिन आयुर्वेद ने विरुद्ध आहार बताया है कि किसके साथ क्या नहीं खाना है। लेकिन हम में से कोई ऐसा है जो रात में दही ना खाता हो? 1-2 होंगे नहीं खाते। तो जो नहीं खाते हैं वो बहुत उत्तम है। दही के साथ नमक नहीं खाना है, लेकिन खाते हैं। डॉक्टर खादर वली ने कहा कि जो देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, जितने रेसिपीज आपने बनाई हैं एक से एक प्रयोग करते हैं कि बहन देखो मैं कैसा बनाती हूँ, बहन देखो मैंने थोड़ा भुनने तक का तड़का मारा है। तो जितना आप प्रसंस्करण करेंगे उतनी आप दावत दे रहे हैं। जितना प्रसंस्करण करेंगे, आप जितना तलेंगे, उतना आपका स्वास्थ्य तला जा रहा है। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, आप जो कर्म करेंगे उसका फल हम दे के रहेंगे। तो कर्म की चिंता करो, आपने कहा हम तलने की चिंता कर रहे हैं, कहीं बस तो बीमारी हम तुमको दे के रहेंगे। सही है गलत? तो जितने हैं उसको हमने पाला, इसलिए इससे मुक्त होना है। अब दूसरी बात क्या है कि हम जब दावत देते हैं तो हम रेसिपीज खिलाते हैं। इसको बंद कर सकते हैं क्या? खिचड़ी खिलाएंगे तो आप दूसरे के स्वास्थ्य का हित देख रहे हैं। अब बीमार होने के बाद बुराई ज्यादा होनी चाहिए।
बीमारी, अगर आप अपनी पार्टी में एक आहार खिलाएंगे, आप फल की दावत देंगे, तो हो सकता है कि शुरू में कोई कहे, लेकिन धीरे धीरे जब लाभ बता देंगे तो क्यों कहेगा? क्यों आचार्य जी? बिल्कुल बिल्कुल। लाभ बता के चले। लेकिन हमारे संतोष जी ने भी दावत दी थी पार्टी जो चावल दाल के। हाँ जितना देखिए, अब मैं कुछ कहावतें बोलता हूं जो आप सबको पता है, ध्यान देंगे। आपको सारी कहावतें पता है, मैं उनका नाम लूंगा और कुछ नहीं कहूंगा, यानी ज्ञानी आप हैं, ठीक है? तो कर्म करना है, जहां चाह, जोर से बोलेंगे सारे लोग, जहां चाह, जहां चाह। तो आप बीमारी से डर क्यों रहे हैं? आप तो मुक्त होना चाहते हैं ना, तो चाह आपकी मुक्त होने की है, इसका मतलब राह आपके पास है। तो या तो आप मानते नहीं, अगर मानते हैं तो जानते नहीं, जानते हैं तो करते नहीं, करते हैं तो होता नहीं, होता है तो मिलता है क्यों नहीं? तो जहां चाह, जहां चाह, तो अब आप स्वस्थ हो जाएंगे। जिनको थोड़ा थोड़ा रोग है और जिनको नहीं है तो उनके लिए तो ताली बजा दीजिए। अब इसके बाद ये ध्यान देना है कि जो आहार आप खाते हैं, डॉक्टर खादरवली ने कहा सिद्ध करके वैज्ञानिक प्रयोगों से कि जो एक बार खाता है, दिन में एक बार खाता है, वो होता है योगी। आचार्य सहमत? जो एक बार खाता है वो होता है योगी, और जो 2 बार खाता है वो होता है भोगी, और जो 3 बार खाता है सबको पता है ना पता? लेकिन आप सब वही करते हैं, सुबह खाया ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर दोपहर में लंच करते हैं और डिनर दबा के करते हैं। वैज्ञानिकों ने, हमारे आयुर्वेद के शास्त्रियों ने कहा कि सुबह आप राजा की तरह खाइए, सुबह आप राजा की तरह खाइए, थाली भरी हुई हो, और दोपहर में आप योगी की तरह खाइए, और शाम को भिखारी हो जाइए। होगी ना? तो जितना न्यूनतम खाएंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा भाषण देने की बात नहीं है, सिर्फ ये व्यवहार की बात। इस व्यवहार में हम ला पाए तो सारे कमाल हमारे हाथ में हैं। लेकिन सारे बवाल किसने पाले? रात में या एक दूसरे की थाली को दे के टेंशन कौन लेता है? हम ही लेते हैं। तो ये सब अपनी तरफ उंगली करिए और समाधान भी आप ही निकालेंगे, और सब बड़ा आसान है। लेकिन हमने मुश्किल मान लिया। बुखार होता है तो सबसे पहले डॉक्टर को याद कौन करता है? जबकि बुखार एक सामान्य प्रक्रिया है। आपके शरीर में बुखार न होना खतरा है। क्यों आचार्य जी? अगर बुखार आपके शरीर में नहीं हो रहा है तो समझ लिए तब अस्पताल जाने की जरूरत है। जब बुखार हो तब आज जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हम करते क्या है? जब बुखार होता है तो पूरे घर को बवाल मचा देते हैं। बुखार का वैज्ञानिक तंत्र ये है, तरीका ये है, क्यों होता है? हमारे शरीर में जो वाइट ब्लड कार्पोसल्स हैं वो भारत की सेना के समान हमारे शरीर की सेना है। जब भी कहीं शरीर के किसी इतने छिद्र उन्होंने बता दिए, गिनने की संभावना नहीं है क्योंकि शरीर छिद्रों से ही बना है। तो सारे छिद्रों से किसी भी स्तर से कोई भी संक्रमण आपके शरीर में प्रवेश किया तो आपकी शरीर की सेना उसको मारने के लिए, उसको रोकने के लिए हमला कर देती है। जब हमला होगा, संघर्ष होगा तो तापमान बढ़ेगा, गर्म होगा। तो वही है, आप क्या चाहते हैं? ये हमला ना हो। कितने लोग चाहते हैं? हमला चाहते हैं ना? आपकी सेना काम करे ना। तो सेना जब काम करेगी तो कुछ लोग मरेंगे, यानी शत्रु मरेंगे तो तापमान बढ़ेगा। तो वही संघर्ष है, तब बुखार होता है। और जब आपको चिकित्सक कहते हैं थोड़ा विश्राम कीजिए, थोड़ा शीतल जल लीजिए और टेंशन फ्री हो जाइए, तो जब विश्राम करते हैं तो आपकी शरीर की ऊर्जा उस सेना को सहयोग कर देती है, रसद दे देती है, और वो सेना शत्रुओं का नाश कर देती है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया होनी चाहिए ना। तो आज के बाद आप बुखार से डरेंगे नहीं? डरेंगे ना, खुश हो जाएंगे। वाह, मेरी सेना कितनी अच्छी है, काम कर रही है ना? ईश्वर का बहुत बहुत आभार जी। अब आप में से कोई प्रश्न किसी के हों, दिल खोल के। अच्छा, एक और बात, हम लोग सोचते हैं हम ना पूछे कोई और पूछे। ऐसा कितने लोग सोचते हैं? अच्छा, कोई हाथ नहीं उठाएगा और सोच सब यही रहे कि मैं ना बोलूं जी। बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सुंदर, इतना अच्छा सवाल पूछ लिया आपने कि आपके मन का संशय दूर हो जाएगा। ये सवाल सबके मन में था, सही है ना? देखिए, सब सिरे ला रहे ना। हम प्रतीक्षा करते हैं कि दूसरे एक
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बहुत बड़े साहित्यकार हुए। उन्होंने एक निबंध लिखा, आपने सबने पढ़ा होगा, क्योंकि आपकी जो आयु है उस आयु में पढ़ाया जाता था, बाद में हट गया। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती, तो उसमें उन्होंने एक पंक्ति लिखी कि हम भारतवासी रेल की गाड़ी के डिब्बे के समान हैं, हम इंजन नहीं बनना चाहते। कोई और इंजन बन जाए, डॉक्टर कृष्णदत्त हमें से खींच लाए तो हम सब चले आए, न बुलावत कोई ना आवे। जबकि सबको मालूम है योग ही करना है, सबको मालूम है योग निरोगी रहने के लिए जरूरी है। अब प्रश्न का उत्तर, दही जमता कैसे है? जावन क्या है? ताली बजाइए इनके लिए भाई, उत्तर यही है। कोई भी बैक्टीरिया उसको मारना हो, आप अचार में क्या करते हैं? नमक डालते हैं, तेल डालते हैं, ये एंटीबैक्टीरियल है, कोई बैक्टीरिया उसमें पनप नहीं पाएगा। आपने दही जमाया, 1 चम्मच उसमें जावन डाला यानी बैक्टीरिया डाला, और रात भर में एक उचित तापमान उसको मिला और वो पूरा बढ़ करके पूरी दूध को उसने दही में बदल दिया। गाढ़ा कैसे हुआ? क्योंकि बैक्टीरिया बढ़ गया। आपने जैसे ही नमक डाला, क्या हुआ? मर गया। तो आप जिंदा चाहते हैं या मरा हुआ? तो अब नमक डाल के तो मार रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मट्ठा और छाछ दोनों में क्या फर्क है? मट्ठा और छाछ में मूल फर्क ये है कि छाछ जो है उसको जो मथने के बाद जो पानी निकलता है, जो पतला पानी है वो है छाछ, और मट्ठा जो गाढ़ा है। हाँ, और नमक मिलाना तो आपका स्वादानुसार है, ये स्वाद का चक्कर है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। आपके शरीर को पूरी दुनिया में जितनी बीमारियां हो रही हैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका नमक की है। नमक के वो स्वास्थ्यवर्धक है, क्योंकि चलिए इसका भी उत्तर दे देते हैं। आपके शरीर में खाना पचता कैसे है, उसकी प्रक्रिया क्या है? आप अपने घर में या अपने आटे को गेहूं को पिसवाने के लिए तो चक्की में जाते हैं, तो आपके शरीर में अगर सब कुछ मशीन लगी थी तो सीधे गेहूं डाल देते, पीस देता। ऐसा क्यों नहीं किया? कैसे पचता है? हमारे नहीं, मुंह तो चबा के आपने छोटा किया, पेट में पचता कैसे? एक तत्व तो समझ में आ गया, लेकिन ये जो जठराग्नि पचाती है उसके लिए आपके शरीर में मददगार कौन है? हाँ, एंजाइम भी हैं। हाँ, देखिए जो एंजाइम के साथ में जो रस हैं वही केमिकल्स हैं, जिनको आप अलग अलग फॉर्मुलेट करेंगे, लेकिन वो रस हैं, तिक्त हैं, अलग अलग तरह के रस हैं, वो मिलते हैं और उसको पचाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी भूमिका अदा करते हैं वो बैक्टीरिया हैं, जिसको डॉक्टर्स कहते हैं हमारे गट के फ्लोरा और फाना, है ना। तो ये तमाम तरह के बैक्टीरिया होते हैं, वो सबका अपना अपना काम है, और जब भी आप इतनी खतरनाक चीज़ें खाते हैं तो वो आपको नुकसान करती हैं। इसलिए नमक का उपयोग है नहीं, खाने बुराई नहीं है, ये तो स्वाद के लिए बनाया। ज़्यादा लाभकारी क्या है? ज़्यादा लाभकारी क्या है ना? जैसे योग में आपका निर्देश है कि भोजन करके योग न करें, आप कर लेंगे तो कौन रोक लेगा? आप करेंगे कौन रोक लेगा? परिणाम आप भुगतेंगे बस। नमक को बता रहा हूं, नमक का संतुलित उपयोग करना है। पूरी दुनिया में बीमारी के दूसरा बड़ा कारण है नमक, क्योंकि जो पिज्जा, बर्गर, तमाम तरीके से फ्राइज खाते हैं आप, तो उसमें सबसे ज्यादा नमक चला जाता है। 4 mg नमक खाना चाहिए। हमें जितने नमक की आवश्यकता है मुझसे ज्यादा ले रहे हैं, तो ये एक दूसरा खतरा है। ठीक है, तो अंतिम बात मैं आपको कह के अपनी बात वाणी को विराम दूंगा। जो भी हम आहार ग्रहण करते हैं उसमें आहार अगर प्राकृतिक हो जाए, जो बड़ा कारण है एक और, वो है केमिकल्स। अभी हम जो भी खा रहे हैं या पी रहे हैं उसमें रसायन आ रहा है। ये पाया गया कि जो खेतों में इस्तेमाल किए जा रहे रसायन वो हमारे शरीर में पहुंच रहा है हमारे आहार के माध्यम से। इसलिए हम लोग निरंतर इसमें एक अभियान चला रहे हैं कि किसानों को सहयोग करें कि वो प्राकृतिक खेती करें, रासायनिक खेती न करें।
उपज कम होगी, हम थोड़ा दाम ज़्यादा दे देंगे, लेकिन उसका सस्ता खा करके बीमारी को पा करके फिर अस्पताल में भर्ती हो करके पूरे जीवन को नष्ट करना, पूरे परिवार को कष्ट में देना क्या उचित है? इसलिए ये अभियान हम लोग चला रहे हैं कि प्राकृतिक खेती करें, रसायन मुक्त खेती करें, उससे हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषक आहार भी मिलेगा और हमारी प्रकृति में कोई प्रदूषण भी नहीं जाएगा। तो ये अच्छा है क्या? तो इसमें आप भी इसको अपनाएं। इसीलिए हमने गिरिजा शंकर जी हैं, एक प्राकृतिक कृषक है, इनको बुलाया। उधर यतीन जी आए हैं हरदोई से, एक एफपीओ किसानों का चला रहे हैं जिसमें प्राकृतिक कृषि का उत्पादन कर रहे हैं, किसानों को सहयोग दे रहे हैं कि वो आगे बढ़ें। तालियां आपके लिए। तो ये प्रयास है, आइए प्लीज। ये प्रयास बढ़ सकता है आप सबके सहयोग से स्वास्थ्य को ठीक करते हुए। आइए प्लीज आइए। ठीक है, तो आइए। अंत में क्लोज कर दे रहा हूं अपनी बात को। अनुभव को थोड़ा आइए, मिलेट्स, मोटे अनाज को अपने शरीर में स्थान दें, आपके आहार में स्थान दें। अगर आप सुबह मिलेट करते हैं जिसमें कोदो है, कुटकी है, रागी है, कंगनी है, सांवा है, इस तरह के जो आहार है ये सबसे ज़्यादा पोषक हैं, क्योंकि इसमें सभी तरह के पोषक तत्व हैं, इसमें फाइबर है और ये आपको एक बार खा लेते हैं, बहुत धीरे धीरे पचता है, तो शरीर में रोग कम होते हैं, नहीं होते हैं। एक किताब लिखी गई व्हीट बेली, गेहूं की तोंद। आप सबको गेहूं की रोटी पसंद है और डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण है गेहूं, सबसे बड़ा कारण है गेहूं। आप जौ खाएंगे नहीं होगा, आप रागी खाएंगे नहीं होगा, बाजरा खाएंगे कम होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन होती है। तो ग्लूटेन जो है वो बहुत तेजी से ग्लूकोज को आपके पंप करती है शरीर में, इससे हमारे डायबिटीज़ की समस्या होती है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, इसके लिए कई कार्यक्रम हम रेडियो जयघोष पर करते हैं और उसमें अलग अलग एक आरोग्य कार्यक्रम है, इसमें आयुष्मान भव है, रेडियो जयघोष पे आप सुन सकते हैं। आज आचार्य डॉक्टर कृष्णदत्त मिश्र जी के आह्वान पर हम लोग इसलिए आए भी हैं कि हम लोग उन कार्यक्रमों का निर्माण कर रहे हैं जिसमें हमारे लोगों के स्वास्थ्य, जीवन और हमारे समाज के लिए अच्छे सामग्री को हम एक जगह इकट्ठी कर सकें, अच्छे महानुभावों को, विशेषज्ञों को बुला सकें। ठीक है, तो सबको नमस्कार। सुनते रहें रेडियो जयघोष और गुनते रहें ज्ञान की बातें। स्वास्थ्य को अच्छा करें, आनंद से रहें। नमस्कार।